आईएसपी क्लासेस में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज हम प्रिपरेशन करने वाले हैं SA1 के लिए। अकाउंट में कितने क्वेश्चन हम प्रिपेयर करेंगे सेक्शन के अकॉर्डिंग। भाई सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन करने चाहिए, सेक्शन डी में कितने क्वेश्चन करने चाहिए और सेक्शन ई के अंदर कितने क्वेश्चन करने चाहिए। सेक्शन सी कितने मार्क्स का होगा, कौन कौन से चैप्टर सेक्शन सी में आने वाले हैं, सेक्शन डी में कितने क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से चैप्टर से होंगे। क्योंकि चैप्टर तो बहुत सारे हमने पढ़ चुके हैं, 1 से लेकर 10 चैप्टर हमने पढ़े हुए, बट कौन सा चैप्टर हमें कौन से सेक्शन के लिए प्रिपरेशन करना है ये बहुत जरूरी होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी से कि सेक्शन सी में कुल कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सेक्शन सी के अंदर कुल प्रश्न आने वाले हैं 4। कौन से सेक्शन में? सेक्शन सी में। कुल पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे? 4 क्वेश्चन आने वाले हैं सेक्शन सी के अंदर। तो कितने हमें लिखने हैं सेक्शन सी के अंदर? तो उनमें से हमें लिखने सिर्फ 3 प्रश्न। कितने आंसर लिखने? सिर्फ 3 के ही आंसर लिखने वाले। एक क्वेश्चन हमारे पास एक्स्ट्रा होगा जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का। यानी कि सेक्शन सी हमें कितने मार्क्स का मिलने वाला है? 9 मार्क्स का। तो कौन सा चैप्टर इसके लिए पढ़ना जरूरी है कि जिसमें हमारे मार्क्स कम से कम तीनों 3 क्वेश्चन हमारे राइट हो जाए। तो जैसे कि पहला हमें ध्यान रखना है कि पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द देखिए शब्दों का मतलब बताना है कि भाई इसे क्या कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तो मैं पूछ सकता हूँ, हम एग्जांपल लेते हैं भाई कौन कौन से भाई शब्द आ सकते हैं। जितने मैं लिखा हूं ना उतना अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। जैसे कि भाई कि पूंजी, फिर हो सकता है भाई आहरण, है ना। तो जो जो हम तुम्हें बता रहे हैं उसको अच्छे से प्रिपरेशन करके रखना, जिससे कि तुम्हारे को एग्जाम में लिखने में आसानी होगी। जैसे कि पूंजी, आहरण, देनदार, व्यवहार, फिर आ सकता है तुम्हारा इसके अंदर लेना देना ना, जो भी बहुत सारे हो सकते हैं। तुम्हारा देना आ सकता है यहाँ पर। फिर तुम्हारा आ सकता है माल की खरीदी, बिक्री। ये अलग अलग तरीके के नाम हो सकते हैं। पारिभाषिक शब्द हमें समझा नहीं, जो किताब में दिए हुए बहुत सारे शब्द है कि इनको क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है कि भाई पूंजी क्या होता है, पूंजी किसके द्वारा लाई जाती है, आहरण का मतलब क्या होता है, कि भाई देनदार किसे कहते हैं, व्यवहार मतलब क्या होता है, लेना मतलब क्या होता है, खरीदी का अर्थ क्या होता है, बिक्री अर्थात क्या होता है। उसके बाद हमारे पास आएगा वर्गीकरण। क्या करना, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आने वाला है? वर्गीकरण का। तो वर्गीकरण का मतलब क्या होता है वो समझते पहले। तो पहले तो हमें क्या करना है हुआ, उसके अंदर हमने सीखा था चैप्टर के अंदर कि हमने अलग अलग क्वेश्चन लिखे थे और अलग अलग उनको क्या करना था, हमने पहचाना था कि भाई ये माल संपत्ति का व्यवहार है, व्यक्ति खाते का व्यवहार है या उपज खर्च का व्यवहार है। उसका करना वर्गीकरण करना रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है भाई हमारा? वर्गीकरण वाला। दूसरा क्वेश्चन कौन सा आएगा? कि वर्गीकरण वाला। वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के लिए किसे होगा, तुम्हारे को नाम दिए गए जैसे कि राज मेडिकल, राज मेडिकल। तो राज मेडिकल क्या है? व्यक्ति का नाम है। तो किसका व्यवहार किसमें लिखेंगे भाई? पता चल गया व्यक्ति का व्यवहार है। स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे? तो भाई राज मेडिकल कैसा होगा भाई? कानूनी है या कृत्रिम है? तो कैसा है? कानूनी कृत्रिम संस्था है। तो दूसरा जिसे आ सकता है तुम्हारा कि भाई खरीदी, फिर हो सकता है भाई बिक्री भी लिखा हो यहाँ पर। फिर और भी तुम्हें व्यक्ति के नाम, जैसे हमने बहुत सारे अलग अलग नाम हमने सीखे थे, उसमें कोई भी आ सकता है तुम्हारे पास, ठीक है। तो तुम्हें वो ध्यान रखना है। देनदार आ सकता है। फिर आ सकता है भाई यहाँ पर कि भाई आहरण। फिर और हमारा आ सकता है मीना, रिया। अलग अलग प्रकार के नाम आ सकते हैं इसके अंदर। तो हमें क्या करना है, व्यवहार को समझना है कि भाई कौन सा व्यवहार किसके अंदर आता है। फिर उसके बाद आ सकता है दिया बट्टा, बट्टा हमने दिया किसी को। आ सकता है भाई माल का नुकसान, माल का नुकसान, बिजली खर्च, स्टेशनरी। ये अलग अलग प्रकार के नाम हो गए। इनमें से तुम्हें क्या करना है, व्यवहार को पहचानना है और पहचान कर क्या करना है, उनका आंसर। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा आएगा? समीकरण वाला। तो समीकरण कैसे बनाना, पहले समीकरण का एक सवाल हम लिखेंगे और समीकरण बना के समझेंगे कि कैसे समीकरण बनाते हैं। ठीक है। तो तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो आएगा समीकरण वाला चैप्टर के व्यवहारों को पहचानना है, उसका समीकरण बनाना है। तो समीकरण कैसे बनाते हैं? पहले लिखना पड़ता है रोज नामचा। क्या लिखना पड़ेगा? पहले लिखना पड़ेगा रोज नामचा, फिर उसके ऊपर से बनेंगे उनके समीकरण। तो जैसे कि हम पहला, इसमें अलग अलग सवाल हो गए, 3-4 सवाल हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पहले सवाल लिख लेते, फिर उनको हल करेंगे किस तरीके से हम उनको हल कर सकते हैं। जैसे पहला हम लोग लिख सकते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग क्या करें, धंधे में कोई चीज लेकर आए। जैसे कि धंधे के लिए हम क्या लेकर आए भाई? रोकड़ पैसा लाए। तो धंधे में रोकड़ 50,000 और
बैंक 20,000 लाए, रोकड़ कितने लाए 50,000 और बैंक के में कितने रुपए भरे हमने 20,000 रुपए। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि हमने क्या करा भाई, माल खरीदा, माल खरीदा। अब माल खरीदने के दो तरीके से सवाल आ सकते हैं। अगर हमने रोकड़ में खरीदा होगा तो भाई ये रोकड़ वाला व्यवहार बनेगा, अगर किसी व्यक्ति से खरीदा होगा तो उधार व्यवहार बनेगा। तो माल खरीदा कितने का भाई, मान लो कि 30,000 का माल खरीदा रिया के पास से, रिया से कितने का माल खरीदा हमने, रिया के पास से कितने का माल खरीदा 30,000 का। ये मैं अपने हिसाब से सवाल ले रहा हूँ, तो एग्जाम में आएंगे ऐसे ही सवाल करने के लिए, तो उसको तुम्हें करना है कैसे वो समझेंगे। ठीक है हम लोग अभी। तो थर्ड नंबर का सवाल तुम्हें आ सकता है कि भाई 30,000 का माल, 30,000 का माल 35,000 में बेचा, 35,000 में बेचा। ऐसा सवाल आ सकता है। जो हमने माल खरीदा था वो क्या करा, हमने माल किसी और को बेच, जो हमने माल खरीदा है वो माल हमने क्या करा, किसी और को बेच दिया। और इसमें सवाल आ सकता है कि एक्स्ट्रा कि भाई हो सकता है कि इसमें एक सवाल हम लोग ऐड कर सकते हैं कि 5,000 का फर्नीचर खरीदा, किसके पास से खरीदा, कितने रोकड़ खरीदा, कैसा कुछ दिया हुआ नहीं। तो ये 4 सवाल, ऐसे कुछ भी इसमें 4 सवाल में से एक जरूर यही आएंगे, इस टाइप के सवाल तुम्हारे को आएंगे। ठीक है, तो देखो हम इसको एक एक करके समझते, इसका समीकरण कैसे बनाते। तो ये प्रश्न हो गया, अब इनका देखो समीकरण कैसे बनाना है। तो ध्यान से समीकरण समझते चलना कि कैसे बनता है समीकरण। तो पहले तो हमें लिखने पड़ते हैं रोज नामचे। क्या लिखने पड़ेंगे पहले, तो रोज नामचे। तो एग्जाम में क्या करना, रोज नामचे का इस तरीके से एक पेज के ऊपर, ये पहला पेज, आमने सामने पेज, किताब नोटबुक जो तुम्हारी सप्लीमेंट्री होगी, तो सप्लीमेंट्री के 2 पेज हो गए, ये हमारी सप्लीमेंट्री हो गई, ये एक पेज हो गया, ये फर्स्ट वाला पेज और सेकंड वाला पेज। तो पहले पेज पे तुम्हें ये बनाना जो इधर बना रहा हूं, और दूसरे पेज के ऊपर इधर वाला बनाना। ठीक है, तो देखना ध्यान से किस तरीके से बन रहा है। ये पहले रोजनामचे का कॉलम बनाना है, ये हो गया हमारे रोजनामचे के कॉलम। अब इधर दूसरे पेज पे क्या बनाना, वो इधर बनेगा। ठीक है, दूसरे पेज वाला इधर बनाना है तुम्हारे को। ये पहला पेज यहाँ पे खत्म हुआ, अब दूसरा पेज, ये हो गया हमारा पहला पेज, यहां से लेकर के यहां तक। अभी दूसरा वाला पेज, तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है कि संपत्ति, उसको कहते हैं इंग्लिश में असेट्स, ए से लिखते हैं, इंग्लिश में किसे लिखते हैं उसको, ए बराबर, लाइन खींचनी है। फिर यहाँ पे लिखना है पूंजी, उसको कहते हैं इंग्लिश में कैपिटल, यहाँ पे लाइन खींच देनी इस तरीके से। और यहाँ पे लिखना है दायित्व, उसको इंग्लिश में कहते हैं लाइबिलिटीज। तो इसका जो समीकरण बनाते हैं, समीकरण का रोजनाम सूत्र होता है, एक सूत्र बराबर होता है ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। क्या होता है, ए बराबर सी प्लस एल, यानी कि संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। ठीक है, इतना याद रखिए। शुरू करते हैं किस तरीके से इसकी एंट्री होगी। तो ये तो बन गया हमारा तारीख वाला कॉलम, यहाँ पर होगा विवरण, यहाँ पर आता है खाता पृष्ठ, जैसे हम रोजनामचे का कॉलम बनाते हैं, ये होगा उधार वाली रकम और ये जमा वाली रकम। इस तरीके से एंट्री कर देंगे। अब पहला क्या लिखा, धंधे में रोकड़ 50,000 और बैंक में कितने रुपए भरे हमने 20,000 रुपए। कहां पर आए, ये धंधे में आए। धंधे में जब भी कोई चीज आती है तो जो भी चीज हम लाए उधार कर देंगे। जैसे कि हम रोकड़ लाए तो रोकड़ खाता उधार, रोकड़ खाता उधार। बैंक में पैसे लाए हम लोग तो बैंक खाता उधार। कहां पर आए, सब चीज धंधे में आई है तो पूंजी खाता क्या हो जाएगा, जमा, तो पूंजी खाते का। ये हो गया पहला। चलो रोकड़ कितने रुपए आए उधार में भाई 50,000, बैंक कितने रुपए लेकर आए हम लोग 20,000 रुपए, तो कुल मिलाकर के धंधे में कितने रुपए आए भाई 50,000 रुपए। ये हो गया पहला कदम। अब देखो यहां पर कैसे एंट्री करनी है, रोकड़ संपत्ति हमारी, बैंक भी हमारी क्या है संपत्ति है। रोकड़ कितने रुपए आई भाई 50,000, बैंक कितने रुपए आए 20,000 रुपए, पूंजी आई ना, देखो यहाँ पर पूंजी लिखी हुई, तो पूंजी कुल मिला के कितनी हो गई, तो पूंजी सॉरी यहाँ पर कितना आएगा 70,000, तो कुल मिलाकर के पूंजी कितनी बन गई हमारे पास 70,000। अभी हमारे पास कोई दायित्व, हमें किसी को पैसा चुकाना है, किसी को नहीं चुकाना, तो यहाँ पे क्या कर देना है डैश। आई थी बात समझ में। चलो दूसरा लिखा हुआ है कि माल खरीदा 30,000 का, किसके पास से, रिया के पास से। तो दूसरा रोजनाम से क्या लिखेंगे हम लोग कि माल जब भी खरीदोगे तो खरीद खाता उधार, खरीद खाता उधार। किसी व्यक्ति से खरीदा, किससे खरीदा भाई रिया से, तो वो देने वाली हो गई, तो रिया खाता क्या हो जाएगा जमा, तो रिया खाते का, रिया खाते का। ये हो गया। कितने का माल खरीदा हमने रिया के पास से भाई 30,000 का, तो 30,000 रुपए उधार में और 30,000 रुपए जमा में। हो गया। चलो अभी हमने जो हमने माल खरीदा, हमने कुछ पैसे चुकाए नहीं,
बैंक से पैसा चुकाया नहीं, हमारे पास कोई भी हमारे पास से पैसा गया नहीं है। तो जो पहले हमारे पास संपत्ति थी उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो संपत्ति जैसी थी वैसी नीचे उतारने की। जैसे कि भाई हमारे पास पहले रोकड़ कितनी थी हमारी कंपनी के अंदर, भाई 50,000 रुपए हमारे पास रोकड़ थी। बैंक में कितना पैसा था भाई हमारे पास, तो बैंक में था हमारे पास 20,000 रुपए। इनमें अभी कोई फर्क पड़ा नहीं है। पूंजी हमारे पास पहले कितनी थी भाई 70,000 की, तो पूंजी पे भी कोई फर्क पड़ा नहीं है। ये जो ऊपर हो वो उतार दो, उनमें किसी पे कोई फर्क पड़ा नहीं है। अब हमने क्या करा, माल खरीदा, तो माल हमारे पास आएगा तो हमारी क्या बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी। तो जो चीज आती है वो हमारे पास माल बढ़ता है तो हमारी संपत्ति बढ़ेगी। तो भाई हमने क्या करा, यहाँ पर माल खरीदा तो खरीदी लिख दो, या फिर खरीदी का हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक। क्या लिख सकते हैं उसको, स्टॉक भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, स्टॉक। ठीक है, या तो खरीदी लिखो या तो क्या लिख सकते हैं उसकी जगह पर स्टॉक भी लिख सकते हैं, माल का स्टॉक। चलो कितने का माल खरीदा हमने भाई, 30,000 रुपए का। 30,000 का माल खरीद लिया। अब माल खरीद दो, पैसे तो चुकाने पड़ेंगे, तो कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, रिया को देने पड़ेंगे। तो रिया को अब तक हमने पैसा दिया नहीं है, तो हमारे क्या बनेगा, दायित्व। क्या बनेगा, दायित्व। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई रिया, किसको चुकाने पड़ेंगे पैसे हमें, रिया को। कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, 30,000 रुपए। कितने चुकाने पड़ेंगे, 30,000। अब संपत्ति का जो टोटल होगा, देखो यहाँ पर हम टोटल नहीं कर रहे थे, टोटल करना रहेगा। 50 + 20 कितना होगा यहाँ पर, 70,000 रुपए। और यहाँ पर भी कितना आया है, 70,000। यहाँ पर कुछ टोटल आया नहीं। इन दोनों कॉलम का जितना टोटल होगा उतना इस वाले कॉलम का टोटल होना जरूरी है। ए का जो टोटल जितना होगा वो इन दोनों का मिला करके टोटल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम ए का अगर टोटल करें ए वाले का, तो 50 + 20 70, 70 + 30 कितना होगा, 1 लाख। तो यहाँ पर कितना होगा, 1 लाख। तो इन दोनों का कुल मिलाकर के 1 लाख बनना चाहिए। देखते बनता कि नहीं बनता है। तो इसका 70 का 70 सेम नीचे आ गया, और यहाँ पर कितना आया हमारे पास, 30,000। तो 70 + 30 कितना हो गया, 1 लाख। दोनों का, इन दोनों का जोड़ने पर कितना बनना चाहिए, इसके जैसा बनना चाहिए टोटल। जैसी बन जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कर देना, खाता बंद कर देना। तीसरा लिखा हुआ है 30,000 का माल कितने बेच दिया हमने, 35,000 में बेचा। बेचोगे तो पैसा हमारे पास आएगा। तीसरा उदाहरण, बेचोगे तो पैसा आएगा। तो भाई पैसा आया तो रोकड़ खाता उधार, रोकड़ खाता उधार। हमने क्या करा, माल बेच दिया, तो बेचोगे तो बिक्री खाते जमा। क्या लिखेंगे, बिक्री खाते का, बिक्री खाते का। कितने बेचा भाई हमने, 35,000 रुपए में। क्या लिख देंगे भाई, 35,000 रुपए। हो गया, इतना समझ में आया। अब चलो, बेचा है तो पैसा आया हमारे पास। तो देखो पहले से अपने पास पैसे कितने थे, रोकड़ में 50,000। अब हमने और बेचा, कितने रुपए हमारे पास आए, 35,000 रुपए और आए। तो हमारे रोकड़ पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। तो रोकड़ पहले कितनी थी भाई, वो लिखेंगे पहले। तो रोकड़ पहले हमारे पास थी 50,000। कितनी थी, 50,000। अब उसमें क्या होगी, प्लस वृद्धि। क्या होगी उसके अंदर, वृद्धि, यानी कि पैसा बढ़ा। कितने रुपए बढ़ेगा उसके अंदर, 35,000 रुपए। कितना बढ़ेगा, 35। तो 50 + 35 कितना हो गया हमारे पास, अब रोकड़ 85,000 का। कितने का रोकड़ हो गया, 85,000 रुपए का। पहले बैंक में कितना पैसा था भाई हमारे पास, पहले बैंक में था 20,000, उसमें कोई फर्क पड़ा नहीं है। चलो अब हमने माल कितने का खरीदा था, 30,000 का। तो जो हमने माल खरीदा होगा वही तो माल हम बेचेंगे ना। मान लो कि मेरा मार्कर बेचने का काम है, तो मैं मार्कर खरीद के लाया होगा और मैंने बेचा भी क्या होगा, मार्कर। वैसे ही हमने यहाँ पर माल खरीदा और आगे 3 तारीख में माल बेचा, तो जो माल खरीदा होगा वही तो माल बेचा होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, 30,000 का माल कितने बेच दिया, 35 में। तो कितने का हमने माल खरीदा था, 30 में खरीदा था। वही पूरा पूरा माल क्या करा, हमने बेच दिया। इसका मतलब अब हमारे पास खरीदा हुआ माल नहीं है। अब खरीदी लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमको तो हमने बेच दिया। चलो बेच दिया, खत्म हो गई कहानी। चलो रोकड़ कितनी थी, 50,000। अब हमने बेची कितने में, 35 में। तो अपने पास पैसा आया। चलो जोड़ देंगे इनको, कितना हो गया, 85 + 20 कितना हो जाएगा, 1 लाख और 5,000। चलो इधर का तो टोटल आ गया। पहले हमारे पास पूंजी कितनी थी, 70,000 रुपए की। कितने की पूंजी थी, 70 की। अब 30,000 का माल हम कितने में बेच रहे हैं, 35,000 में। तो कितने का फायदा हुआ, 5,000 का। ये फायदा किसको मिलता है, मालिक को। तो मालिक की पूंजी बढ़ेगी, तो इसमें लिखेंगे लाभ। कितने का लाभ हुआ बेचने से, 5,000 रुपए का। तो 70 + 5 कितना हो गया, 75,000 रुपए। और हमें रिया को तो अभी तक पैसे दिए नहीं हमने, कभी ना कभी तो देने पड़ेंगे। तो वो हमारी जिम्मेदारी, वो जैसा है वैसे लिखते चलना है। अब 75 + 30 करेंगे तो कितना जवाब आ जाएगा, 1 लाख और 5,000। तो दोनों तरफ का टोटल हमेशा कैसा बनना चाहिए, हमारा सेम। इन दोनों को जोड़ने पर इसके साथ मैच हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते क्या लिखा हुआ है। 5,000 का फर्नीचर खरीदा, फिर से हमने खरीदी करी हुई है। तो चलो जो चीज खरीदोगे वो हमारे पास आएगी हमेशा। तो क्या है भाई, हमारे पास फर्नीचर आया, तो फर्नीचर खाता उधार। कैसे खरीदा कुछ बोला है, कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं। तो रोकड़ खरीदा होगा, तो जमा में लिख देंगे रोकड़ खाते का। कितने में खरीदा भाई, 5,000 में। तो 5,000 रुपए उधार में और 5,000 रुपए जमा में। अब रोकड़ पैसा जाएगा हमारे पास से, तो जितना पहले पैसा था उसमें क्या होगी, कमी होगी। तो पहले रोकड़ हमारे पास अब कितनी थी, पहले देखो सबसे पहले 50 थी, फिर 35 बेची तो 85 हो गई।
अब 85,000 रुपये रोकड़ हुई, उसमें से हमने कितने का माल खरीदा? 5,000 का। क्या खरीदा भाई हमने? फर्नीचर खरीदा। तो पैसा जाएगा तो इसमें लिख दो कमी। कितने की कमी हो गई भाई? 5,000 की। 85 में से 5 गई, कितने बचे हमारे पास? 80,000 का पैसा बचा आप सभी। चलो अब बैंक में तो कोई हुआ ही नहीं है, बैंक जितना था उतना का उतना ही। बैंक में कितना पैसा था भाई? 20,000 का, वो उतना का उतना ही है। चलो अब हमारे पास से पैसा गया, बदले में क्या आया हमारे पास? फर्नीचर आया। तो फर्नीचर आएगा तो हमारी संपत्ति बनेगी ना फर्नीचर, तो यहीं पे लिखेंगे भाई फर्नीचर। कितने का फर्नीचर आया? 5,000 का। 80 प्लस 20 1 लाख, 1 लाख प्लस 5 कितना होगा? 1 लाख और 5,000। चलो पहले पूंजी हमारे पास कितनी थी? पूंजी का टोटल लिखने का हमेशा कितनी थी भाई? 75,000 रुपए। रिया को कितना पैसा देना हमें? 30,000 रुपए। तो रिया में लिख देंगे यहाँ पर कितने रुपए? 30,000 रुपए। अब देखो फर्नीचर खरीदने से रोकड़ पैसे चुकाने से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्नीचर आया, संपत्ति बन गई, रोकड़ गई तो संपत्ति क्या हो गई? कम हो गई। मतलब ना तो पूंजी पर और ना तो दायित्व पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हो गया टोटल। बस इतने ही सवाल आते एग्जाम में। अब जितना मैंने समझाया है इतना अच्छे से रिपीट करना। अब मैं पहले बता रहा हूँ कि जो लिखा है एग्जैक्ट सवाल नहीं आएंगे। मे भी पॉसिबल कि यहाँ पर 30 की जगह पर 22,000 हो जाए, कुछ भी अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन करके तैयार